हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कैसी चल रही पढ़ाई आपकी? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और सब लोग बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है। तो आप लोग एमसीक्यू भी बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हो। तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करा चुके हैं। सो लाइक हम सिलेबस कवर कर चुके हैं। फार्मास्यूटिक्स के कुछ टॉपिक कवर किए हैं, कुछ फार्माकोलॉजी के किए हैं और कुछ एचपी के भी किए हैं। जो लोग भी आज नए हैं इस चैनल पे, अगर आपको और भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम यहाँ जूरिस्प्रूडेंस को लेके आए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जूरिस्प्रूडेंस से जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट कर पाओगे, अगर नहीं याद रहेगा तो फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं ईयर वगैरह से क्वेश्चन पूछ दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हम जो जूरिस्प्रूडेंस है उसका इधर मेनली 50 क्वेश्चन के आसपास लेके आए हैं, जो कि पूरा सिलेबस कवर करता है पूरे जूरिस्प्रूडेंस का। सो हियर आपका जूरिस्प्रूडेंस का सारा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। और इन फ्यूचर आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो जो जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस होने वाला है, हम उनको एक वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी सिलेबस है सारे को एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। यार बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू हैं और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और एग्ज़ाम में पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। ठीक है। एग्ज़ाम को देखते हुए हमने वही 50 क्वेश्चन चूज़ किए हैं, जो कि ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। ठीक है। चलिए भैया, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। द चोपड़ा कमेटी वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर? जो चोपड़ा कमेटी थी वो कौन से साल में अपॉइंट हुई थी? 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1948 में? चलिए अपने अपने आंसर, भाई दूसरे का आंसर नहीं देना, अपने अपने का आंसर देना है। ठीक है। अपनों अपनों का आंसर दो भाई, कौन सा आंसर सही है। अब ये जो चोपड़ा कमेटी है, that that was appointed अंडर आर्यन चोपड़ा साहब। आर्यन चोपड़ा साहब के अंडर में अपॉइंट हुई थी ये जो कमेटी है, जो बनी थी। तो इसलिए इस कमेटी का नाम चोपड़ा कमेटी रखा गया है। तो ये बोल रहा है कि ये कौन से साल में अपॉइंटेड की गई थी। ये मेरे लिए जो कमेटी बनाई गई थी, ये ड्रग इंक्वायरी के लिए बनाई गई थी। ठीक है। शुरू शुरू का दौर था, उतने सारे ड्रग्स इंडिया में थे नहीं, जो भी थे वो भी उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। और जितने भी मार्केट में ड्रग अवेलेबल थे, तो वो सब ड्रग के लिए ड्रग की इंक्वायरी करने के लिए ये चोपड़ा कमेटी बनाई गई थी। ये बनाई गई थी 1930 में। तो यह बी ऑप्शन करेक्ट है। द चोपड़ा कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1930। 1930 में चोपड़ा कमेटी बनाई गई थी। ठीक है भैया, समझ आ गया आपको? याद कर लो भाई, ईयर है ये, तो इधर उधर चेंज नहीं हो सकता। याद करोगे तो ही बेटर है। याद तो करना पड़ेगा भाई। बोलो लाडले, याद तो करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया? जो फार्मेसी एजुकेशन है इंडिया में, उसका फादर किसको कहा जाता है? आर्यन चोपड़ा साहब को, बी मुखर्जी साहब को, प्रोफेसर एम एल सराफ को, पीसी रॉय को? चलो भाई बताओ जल्दी, कौन सा सही है? किसको कहा जाता है फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया? चलो इससे ये आया तो एक क्वेश्चन मैं भी पूछ देता हूँ। फार्मासिस्ट डे कब पड़ता है? When we are celebrated the pharmacist day? 25th ऑफ सितंबर। ठीक है। 25 सितंबर को हम फार्मासिस्ट डे मनाते हैं। तो फादर ऑफ फार्मेसी कौन है भाई इंडिया में? फादर ऑफ फार्मेसी इंडिया में है प्रोफेसर एम एल सराफ जी, महादेवन लाल सराफ जी। ठीक है।
और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1932 में बीएचयू में फार्मासिस्ट कोर्स स्टार्ट किया था। उस समय फार्मासिस्ट कोर्स स्टार्ट किया तो उस समय ऐसा नहीं था कि बी फार्म, डी फार्म या फार्म डी, कुछ भी। ओनली जो फार्मासिस्ट कोर्स था वो 1932 में एमएल श्राफ जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया इज एमएल श्राफ। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क स्टार्टेड बाय। जो बंगाल केमिकल है और फार्मास्यूटिकल वर्क है इंडिया में, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? एमएल श्राफ के द्वारा, आचार्य पीसी राय के द्वारा, जीबी सिंह के द्वारा, हरकिशन सिंह के द्वारा। चलो भाई बताओ बताओ, जल्दी जल्दी अपने ऑप्शन टिक करो। जो बंगाल केमिकल है ये इंडिया का फर्स्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो कि कोलकाता में है। कोलकाता तो बाद में नाम हुआ, उसका पहले नाम कलकत्ता था, कलकत्ता। ठीक है, तो ये जो बंगाल केमिकल है फर्स्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि स्टार्ट किया गया था बाई आचार्य पीसी रॉय। ये कोलकाता में है। ठीक है, अभी अगर नाइपर के बारे में जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता, तो ये बंगाल के कुछ पार्ट में है। ठीक है, नाइपर कोलकाता। तो भाई बंगाल केमिकल किसके द्वारा शुरू किया गया था? आचार्य पीसी रॉय। सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Here fourth question is the code of pharmaceutical ethics is developed by। जो फार्मास्यूटिकल इथिक्स का कोड है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट काउंसिल, पीसीआई, एआईसीटीई। चलिए बताइए भैया। ये सब तो याद रखने वाले क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। बोलो भाई क्या सही है? तुम लोग तो वीडियो देखते देखते खाना तो नहीं खाते हो ना? कि सर देखते देखते भूख लग जाती है, खाना तो पड़ेगा ना। खाओगे तो तुम्हारा ध्यान तो खाने पे रहेगा, तो इधर कैसे करोगे? चलो भैया बताओ भैया कौन सा सही है? सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, जो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स है ये डेवलप किया जाता है पीसीआई के द्वारा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फार्मासिस्ट शुड नॉट डिस्कस विथ पेशेंट। एक जो फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट के साथ क्या डिस्कस नहीं करता है? डोजेस, स्टोरेज, थेरेप्यूटिक इफिकेसी, एक्सपायरी। आप बताओ भैया, आप तो अगर मान लो आप तो फार्मासिस्ट हो, अगर किसी भी पेशेंट को आप दवा दे रहे हो तो उससे क्या डिस्कस नहीं करोगे? आप दवा दे रहे हो तो डोजेस के बारे में तो उसको बताओगे ना, कब खाना है कब नहीं खाना है, तो वो तो बताना पड़ेगा। स्टोरेज बताओगे कि भाई दवा को कहाँ रखना है, ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे नहीं रखना है। एक्सपायरी भी आप बताओगे कि ये दवा इतने दिन बाद एक्सपायर होने वाली है, तो आप इस एक्सपायरी डेट के बाद नहीं खा सकते, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। सो जो फार्मासिस्ट है वो थेरेपेटिक इफिकेसी को पेशेंट से डिस्कस नहीं करता है। थेरेपेटिक इफिकेसी मेनली पेशेंट से डॉक्टर ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मासिस्ट डिस्कस नहीं करता। सो हियर सी ऑप्शन इज करेक्ट, थेरेपेटिक एफिकेसी। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया क्या पूछा है? पीसीआई इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर। जो पीसीआई है हर कितने साल पे रिकॉन्स्टिट्यूट होता है? अब जो पीसीआई में भाई जितने भी तुम्हारे हेड रहते हैं वो उनको तो भाई चेंज करना पड़ेगा ना, तो हर कुछ साल में वो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो वो कितने साल पे होता है? 3 साल पे होता है, 5 साल पे होता है, 6 साल पे होता है, 10 साल पे होता है? चलिए भैया बताइए जल्दी जल्दी कितने साल पे होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया
ये जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1948 हर 5 साल पे रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। पीसीआई इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन एवरी 5th ईयर, ठीक है, हर 5 साल बाद ये रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। हो गया भैया, आगे समझ में? चले आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ते आगे। हाँ भाई, 7th क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड बाय यूसीजी टू द पीसीआई। कितने मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं यूसीजी से पीसीआई में? 1 मेंबर, 3 मेंबर, 6 मेंबर, 8 मेंबर। चलिए बताइए, ये तो याद करने वाला है, याद ही करना पड़ेगा आपको। सो जूरिस्प्रूडेंस में जितने भी लॉ हैं, एथिक्स हैं, और जितने भी फॉर्म नंबर है, शेड्यूल है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो हियर 6, ठीक है, 6 मेंबर बाय यूसीजी के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं पीसीआई में, ठीक है, 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा अगला सवाल है, मिनिमम एज ऑफ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। जो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 16 साल, 18 साल, 21 साल, 25 साल। चलिए बताइए, इसमें तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो बना दोगे, लेकिन याद रखना जरूरी है। हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल। सो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमारी मिनिमम आयु जो होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 9 क्वेश्चन कह रहा है शेड्यूल एम रेफर टू। जो शेड्यूल एम है क्या बताता है? एक्सपायरी डेट, जीएमपी, क्लिनिकल ट्रायल, पैक साइज। बताओ भाई, शेड्यूल एम क्या बताता है? शेड्यूल तो बहुत सारे हैं, आपको पूरा शेड्यूल याद रखना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, बहुत सारे हैं, पूरे शेड्यूल ही हैं। कम से कम 25 के आसपास होंगे, 25 नहीं, उससे कम ही होंगे, 24-25 होंगे। तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, बिना याद रखे आपसे क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे, ठीक है। और आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तो भी आदत बन जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आप अगर ऐसे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए, फिर शेड्यूल एक बार देख लिए, फिर से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बन जाने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए भैया, जो शेड्यूल एम है क्या बताता है? एक्सपायरी डेट के लिए तो शेड्यूल पी होता है, शेड्यूल पी। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। शेड्यूल एम जो है वो जीएमपी को बताया, और क्लिनिकल ट्रायल के लिए शेड्यूल वाई है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, शेड्यूल एम जो है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में बताता है फॉर फैक्ट्रीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्या पूछ रहा है? शेड्यूल एक्स ड्रग रेफर टू। जो शेड्यूल एक्स ड्रग है वो क्या बताती है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग, क्लिनिकल ट्रायल, एक्सपायरी। चलो भाई बताओ। आज मैं बोला था ना कि जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन है जूरिस्प्रूडेंस से सारे लेके आऊंगा, तो हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाया है जो कि जिनकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। चलिए चलिए भैया, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। क्या बोल रहे हो आप, कौन सी सही है? अब यहाँ जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है ये शेड्यूल एच में आती है, और जो क्लिनिकल ट्रायल वाली होती है, ये क्लिनिकल ट्रायल होता है, ये शेड्यूल वाई में आता है, और जो एक्सपायरी होती है ये शेड्यूल पी में आता है, ठीक है। तो बचा बी ऑप्शन। तो शेड्यूल एक्स ड्रग रेफर टू नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक, ठीक है। एक्स का मतलब याद रख लो भाई, एक्स से कुछ भी याद रख लो, एक्स से तुम्हारी एक्स याद रख लो, या तुम्हारा एक्स याद रख लो, ठीक है। तो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक मतलब बहुत ही पगला था, इसलिए भाई तुम्हारा एक्स है ना, सॉरी, दिल पे मत लेना यार। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई, क्या आया है क्वेश्चन? अ ड्रग इमिटेटिंग अनदर ड्रग इज कॉल्ड। जो ड्रग है इमिटेट कर रही है अनदर ड्रग को, उसको क्या बोलेंगे?
इमिटेटिंग मतलब कि अगर कोई भी ड्रग है आप उसका फेक बना रहे हैं, ठीक है, तो इमिटेटिंग हो गया, उसके कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर ऐसा ड्रग ऐसा आप करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड, स्पूरियस, सब स्टैंडर्ड। चलिए भाई बताइए जल्दी, बोलो भाई, बोलो लाडले, क्या सही है? जो आपकी ये मिस ब्रांडेड ड्रग होती है, मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब है कि अगर कोई भी आपने ड्रग बनाया है, ठीक है, उस पर जो लेबल लगा है, जो भी लेबल लगाया है, वो लेवल में आपने इंफॉर्मेशन गलत डाली है, जो भी चीज़ उसमें डाली गई है लेकिन आपने इंफॉर्मेशन गलत डाली है, तो उसको मिस ब्रांडेड ड्रग कहा जाएगा, क्योंकि आप उसका बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। एडल्ट्रेंट का मतलब कि उसकी जैसी कुछ दूसरी चीज़ डाल दी गई है तो उसका मतलब एडल्ट्रेंट हो गया। और जो फेक ड्रग जो बना रहे हैं उसका मतलब स्पूरियस, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अ ड्रग इमिटेटिंग अनदर ड्रग इज कॉल्ड स्पूरियस। तो याद रख लेना भाई, ठीक है। कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म रहेंगे ना जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो आप उसको याद रखो। चलो आगे बढ़े, ठीक है भाई, बढ़ते हैं। हाँ भाई, आ गया क्वेश्चन तुम्हारा। शेड्यूल पी स्पेसिफाई। अभी मैंने लास्ट के 2 एमसीक्यू में बताए हैं कि शेड्यूल पी किसके लिए है। लाइफ पीरियड और लाइफ पीरियड, पैक साइज, पॉइजन, क्लिनिकल ट्रायल्स। चलो भैया बताओ। अभी मैंने पहले भी बता दिया, क्लिनिकल ट्रायल शेड्यूल वाई में आता है, और आपका जो पॉइजन है वो शेड्यूल ई में आता है, ठीक है। दो तो मैंने क्लियर कर दिए, अब 2 बचे, बताओ उसमें। बोलो भैया, ये ऑप्शन करेक्ट है? अभी लास्ट में ही 2 एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस किए हैं तो उसमें बताया ना। बोलो, ये ऑप्शन करेक्ट, लाइफ पीरियड, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज इन। जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है वो कहाँ प्रेजेंट है? लखनऊ में, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में। चलो भैया बताओ। चलो मेरा भी एक क्वेश्चन है। ओपीएम फैक्ट्री इंडिया में कहाँ प्रेजेंट है? इंडिया में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 2 तीर मैंने लगा दिए हैं, मतलब 2 जगह प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ है बताओ भाई जल्दी से। पहले ये वाला तुम क्वेश्चन सॉल्व करो फिर इसको बताना, अगर नहीं बताओगे तो फिर तो मैं बताने वाला ही हूँ ही इधर, ठीक है। ये जो तुम्हारा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है ना, ये मेनली ड्रग एनालिसिस के लिए बनाई गई है, ठीक है, और ये कोलकाता में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इधर करेक्ट है। और तुम्हारा एक CDRI है, जो CDRI है वो लखनऊ में प्रेजेंट है, ठीक है। CDRI लखनऊ में प्रेजेंट है। और जो ओपीएम तुम्हारी फैक्ट्री है वो 2 जगह है, एक तो यूपी में है और एक एमपी में है, ठीक है। यूपी में तुम्हारा गाजीपुर में है और एमपी में तुम्हारा नीमच में है। नीमच, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखो। याद रखोगे तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखे ना, ऐसे चुटकी में आप बना के आगे निकलोगे, टाइम जरा सा भी नहीं लगना है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े, ठीक है। हाँ भाई, शेड्यूल जे क्या कह रहा है? शेड्यूल जे कवर। शेड्यूल जे किसके लिए होता है? इनक्यूरेबल ड्रग, कलर, एक्सेम्प्टेड ड्रग, डिसइंफेक्टेंट। चलिए भैया बताइए, शेड्यूल जे क्या बताता है? अब शेड्यूल जे का मतलब है a list of drug that cannot claim to prevent or cure the disease। ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या बोलता है कि वो क्लेम ही नहीं करते हैं कि अगर ये दवा जो है वो
डिजीज को रोक पाएगी, डिजीज का रोकथाम कर पाएगी या सही कर पाएगी, ऐसा वो बताते नहीं है। तो ये इनक्यूरेबल डिजीज के लिए, ठीक है। सो इसको याद रखने के लिए आप जस्ट याद रखो जे फॉर झंडू, कोई काम का नहीं है, ठीक है, झंडू, ठीक है, कोई काम का नहीं। सो सॉल्व हो गया, ठीक है भैया, चले आगे, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिनिमम स्पेस फॉर रिटेल फार्मेसी। अगर रिटेल फार्मेसी आपको खोलनी है तो उसके लिए कम से कम जगह कितनी चाहिए, बताइए। 5 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, 20 स्क्वायर मीटर, कितना चाहिए भैया, बोलो जल्दी। अब जब मेडिकल खोलना होता है तो उसके लिए बहुत सारे लाइसेंस बनवाने पड़ते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर ड्रग इंस्पेक्टर आता है, आपके दुकान की पूरी माप लेता है कि आपने इतने स्क्वायर मीटर में दुकान को खोला है कि नहीं, तो उसी के लिए पूछ रहा है कि मिनिमम स्पेस कितना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो मिनिमम स्पेस चाहिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के हिसाब से 10 स्क्वायर मीटर फॉर रिटेल फार्मेसी के लिए, ठीक है, ओके। और अगर होलसेल फार्मेसी खोलनी है आपको, होलसेल फार्मेसी खोलनी है तो उसके लिए जो एरिया चाहिए 15 स्क्वायर मीटर चाहिए होलसेल फार्मेसी के लिए, और रिटेल के लिए 10 स्क्वायर मीटर। हो गया भाई, सॉल्व हो गया, चलो भैया। हाँ भैया, क्या क्वेश्चन आया, मैजिक, 1 मिनट, मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट प्रोहिबिटेड एड फॉर क्यूरिंग। जो मैजिक और रेमेडीज एक्ट है वो प्रोहिबिटेड है किसके क्यूरिंग के लिए, कोल्ड, कैंसर, फीवर, हेडेक, हेडेक मतलब सिर दर्द। पहले के ज़माने में क्या होता था कि किसी को भी ऐसे थोड़ा थोड़ा या कोई बीमारी आती थी, थोड़ी बीमारी लाइक सर दर्द, फीवर, या तो कुछ और बड़ी बीमारियाँ आती थी, तो लोग ऐसे झाड़ फूँक पे ज़्यादा भरोसा करते थे, लाइक ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे लोग भरोसा करते थे, तो लोग जाते थे तो कहते थे कि हाँ सही हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसको देखते हुए जो बड़ी बीमारियाँ हैं उसके लिए भी लोग झाड़ फूँक शुरू करने लगे कि हाँ ऐसा होता है, सही हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने 1954 में मैजिक रेमेडीज एक्ट लाया, 1954 में, ठीक है। तो 1954 में लाया, तो उसके लिए हम क्या उन्होंने क्या दिया कि ऐसी जो बड़ी बीमारियां हैं उनके क्योर के लिए जो ऐड करना ये प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू मैजिक एंड रेमेडी एक्ट, ठीक है। तो अच्छा ही हुआ ये, मतलब पब्लिक के फायदेमंद के लिए हुआ, ठीक है। तो इधर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो मेनली इधर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो प्रोहिबिटेड है कैंसर क्यूरिंग के लिए, ये कैंसर क्यूरिंग का ऐड करने के लिए प्रोहिबिटेड है। आई कोल्ड, फीवर, हेडेक इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इसके लिए प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे बढ़े, चलो भाई। चलो भैया, हमारे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, क्या है, एनडीपीएस एक्ट वाज पास इन, जो एनडीपीएस एक्ट हुआ एक्ट है वो कब पास हुआ, 1940 में, 1948 में, 1985 में, 1954 में। चलो भैया बताओ, पहले बताओ एनडीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एनडीपीएस का मतलब होता है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ठीक है। चलो बताओ कब आया, नारकोटिक ड्रग है भाई, एक बार ले लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा, पर छूना नहीं है, ठीक है, अच्छी बात नहीं है ये। बोलो भाई कौन सा सही है, कब आया एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट आया आपका 1985 में, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये लॉ वगैरह है, ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, जो ईयर है आपके याद रखने पड़ेंगे, इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन सारे जगह से उठाया है ताकि आपको याद रहे। अगर आप ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। अगर आप फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो क्वेश्चन यहाँ
यहाँ से बनना तय है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। ठीक है, चलो चलिए भैया आ गया नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे। एक और, हाँ, इन अप्रैल 2026 एनपीपीए अलाउड डब्ल्यूपीआई इंक्रीजेज ऑफ। अकॉर्डिंग टू एनपीपीए इन अप्रैल 2026 में होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना इंक्रीज हुआ। चलो भैया ये तो एक तरह से आपके जीके का भी सवाल हो सकता है। 0.649%, 1.5%, 5%, 10%। WPI का फुल फॉर्म होता है, चलो आप बताते रहो, मैं अब तक फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। WPI का फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और NPPA का फुल फॉर्म होता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक है, चलो भाई बताओ क्या सही है, कितना इंक्रीज हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये इंक्रीज हुआ है 0.649%। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीके का भी क्वेश्चन है और आपके फार्मेसी रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो आने के चांसेस हैं भाई। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना। ओके भैया, चले आगे। ठीक है, चलो 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 सॉल्व करते हैं दूसरा। हाँ तो भाई 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 19th क्वेश्चन कह रहा है द पॉइजन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। जो पॉइजन एक्ट है वो कब आया, 1919 में, 1940 में, 1948 में, 1954 में। चलिए भाई बताइए जल्दी जल्दी कब आया। बोलिए भैया। कब आया भाई, बता दो जल्दी से। अब इसमें क्या है ना, ये जो 1954 में आपका आया मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट, अभी कुछ देर पहले ही बताया। ठीक है, 1948 में आया आपका फार्मेसी एक्ट, और 1940 में आया आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, तो एक ऑप्शन बच गया, ए ऑप्शन। पॉइजन एक्ट आपका आया 1919 में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1919 पॉइजन एक्ट। अगर आप चाहोगे तो इस जितने भी एक्ट हैं सबके लिए मैं एक ट्रिक बना के दे दूंगा। ठीक है, तो आप जितने भी ईयर हैं आप बहुत ही आसानी से याद कर पाओगे। अगर आपको ऐसा ट्रिक चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट करो, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, और आप चाहोगे तो मैं शेड्यूल का भी बना दे दूंगा, शेड्यूल। और चलिए ठीक है, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो शेड्यूल और ये जितने भी ईयर हैं सबके ट्रिक बना के दे देता हूँ, ताकि एक बार में ही आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई लाडले, फिर से आ गया क्वेश्चन शेड्यूल से। चलो बताओ बताओ जल्दी। शेड्यूल ओ रेफर टू, जो शेड्यूल ओ है क्या बताता है। मैन्युफैक्चरर, रबर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव, डिसइंफेक्टेंट, कॉस्मेटिक। चलो भाई बताओ। ये जो आपका मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव है ना, ये आपका आता है शेड्यूल आर में। ठीक है, तो शेड्यूल आर इक्वल टू, आप रबर याद रख सकते हो, मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव लाइक कॉन्डम। ठीक है, ये आता है शेड्यूल आर में। और जो ये कॉस्मेटिक की आती है, ये आती है शेड्यूल एस में। अब कॉस्मेटिक को याद रखने के लिए शेड्यूल एस से आप याद रखो सुंदर। अब जाइए, कोई भी जाहिर सी बात है भाई, कोई अपने फेस पे भाई कॉस्मेटिक अप्लाई करेगा तो सुंदर तो दिखेगा ना, तो वो आएगा शेड्यूल एस में। ठीक है, तो ये बच गया ऑप्शन सी,
जो शेड्यूल ओ है वो आते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट है वो आते हैं शेड्यूल सी में, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, सो शेड्यूल ओ रिफर टू डिसइंफेक्टेंट। चलो सही है भैया, हो गया, आ गया समझ में। चलो शेड्यूल तो मेनली याद करने वाला है, आप प्रैक्टिस करोगे तो याद होते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भैया क्वेश्चन आ गया वही वाला, अभी तो पीछे ही बताया, शेड्यूल एस रिफर टू। शेड्यूल एस में क्या आता है? डिसइंफेक्टेंट, कॉस्मेटिक, सेरा, वैक्सीन। चलिए भैया बताइए जल्दी, बोल दो भी भाई, क्या कर रहे हो यार, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये आपका जो सेरा और वैक्सीन है ना, ये आते हैं शेड्यूल एफ में, ठीक है। और जो कॉस्मेटिक आता है वो आता है शेड्यूल एस में, ठीक है। और जो डिसइंफेक्टेंट आते हैं वो आते हैं शेड्यूल ओ में, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भैया, याद हो गया। चले आगे, चलिए। हाँ सर, फिर से शेड्यूल, भाई छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है। सब याद करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें एग्जाम देना है, कंपटीशन एग्जाम है, तो बहुत लोगों से कंपटीशन करना है। सो हम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। बोलिए क्या यहाँ क्वेश्चन है? शेड्यूल टी इज फॉर जीएमपी इन। जो शेड्यूल टी है वो किसके लिए? एलोपैथिक, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग के लिए, होम्योपैथिक के लिए, और डिवाइसेस के लिए। चलिए बताइए। शेड्यूल टी, जो शेड्यूल टी है वो मेनली है आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग के लिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बोलो भाई, करेक्ट है ना? करेक्ट है भैया, अब बताया तो करेक्ट तो होगा ही सही। हाँ, चलिए आगे बढ़ जाए, चलते हैं। हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जन विश्वा बिल 2026 मॉडिफाई पेनाल्टी इन। पेनाल्टी में जो भी मॉडिफाई हुआ है वो जन विश्वा बिल 2026 के द्वारा, वो किसके लिए हुआ है? फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, बॉथ, नाइदर, कुछ भी नहीं। भाई ये जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, जीके भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बताओ भाई। ये क्या है, जो बिस्वा बिल 2026 है, ये पेनाल्टी को ना थोड़ा माइनर किया है, ठीक है। फाइन और जेल में थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है, माइनर किया है। ये किया है फार्मेसी एक्ट के लिए और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के लिए। तो ईयर ए और बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ओके, बढ़ जाए आगे। चलो भैया बढ़ जाते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी करो, चलो भाई चलो। हाँ भाई फिर से शेड्यूल से क्वेश्चन है। क्लिनिकल ट्रायल्स फॉल्स अंडर शेड्यूल। जो क्लिनिकल ट्रायल है वो किस शेड्यूल के अंदर आता है? शेड्यूल एम, शेड्यूल वाई, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एच। चलो भाई बताओ किसके अंडर आता है, बोल दो भैया किसके अंडर आता है। अब जो शेड्यूल एम होता है ये मेनली होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, और जो शेड्यूल एक्स में आते हैं वो आते हैं नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग, और शेड्यूल एच में आता है कि जो भी ड्रग हमको प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिले, प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिले, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी, तो वो आते हैं शेड्यूल एच ड्रग। तो बच गया वाई, ठीक है।
मैंने कुछ देर पहले एमसीक्यू कराया था, तो उसमें मैंने शेड्यूल वाई का जिक्र किया था, तो आपको याद होगा आसानी से, ठीक है। तो ईयर बी ऑप्शन इज करेक्ट, शेड्यूल वाई, ठीक है। तो जो क्लिनिकल ट्रायल है वो शेड्यूल वाई के अंदर आता है। ओके भैया, चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अगला सवाल क्या पूछा है, चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है उसका चेयरमैन कौन होता है? डीसीजीआई, पीसीआई प्रेसिडेंट, डीजीएचएस, हेल्थ मिनिस्टर। बताओ भाई कौन होता है? यहाँ डीजीएचएस का मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। चलो 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 जल्दी करो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े अभी। जो चेयरमैन होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का, वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ये एक्स ऑफिसियो हेड होता है, एक्स ऑफिसियो हेड, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर द मैजिक रेमेडीज एक्ट, मैजिक रेमेडीज इंक्लूडेड, मैजिक रेमेडीज एक्ट के हिसाब से जो मैजिक रेमेडी होती है, होती क्या है? तो टैबलेट होती है, सिरप होती है, टेलिस्मंस एंड मंत्रास होती है, वैक्सीन होती है। चलो ये तो बहुत आसानी से बता दोगे, सामने दिख रहा है, आराम से बता दोगे। जैसे कि जब कोई ये मैजिक वैजिक करता है, ये भी जो होते हैं मेनली नॉर्थ में तो ओझा ओझा वगैरह बोलते हैं, मतलब कोई कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं जो भी सही करने वाले होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि वो बहुत सारे भभूत लिए रहते हैं, बहुत सारे पाउडर लिए रहते हैं, मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। सो तो वही पूछ रहा है कि जो क्या बोलते हैं, जंतर बोलते हैं, जंतर देते हैं कुछ तो पहनने के लिए, ताबीज, ताबीज सॉरी ताबीज, ताबीज देते हैं पहनने के लिए। तो वही पूछ रहा है कि जो मैजिक रेमेडी होती है वो होती क्या? तो वही मैजिक रेमेडी में जैसे कि ये ताबीज हो गया आपका, ये पाउडर कोई से दे दिया, भभूत वगैरह हो गया, तो उससे ही कहते हैं, ठीक है। तो हियर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेलिस्मैन्स एंड मंत्रास, ठीक है। ये तो अब बहुत ही आसान था, आप देखते ही सॉल्व कर दिए होगे। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्या दिया अगला क्वेश्चन, पनिशमेंट फॉर फर्स्ट कन्विक्शन अंडर द मैजिक रेमेडीज एक्ट। अगर जब मैजिक रेमेडीज एक्ट में अगर कुछ आप गलत करते हुए पकड़े जाते हैं पहली बारी, तो आपको क्या सजा मिलेगी? अप टू 6 मंथ ऑफ जेल, अप टू 1 ईयर ऑफ जेल, अप टू 5 ईयर ऑफ जेल, लाइफ टाइम बैन। 6 साल की जेल हो सकती है, या तो 1 साल की जेल हो सकती है, या 5 साल की जेल हो सकती है, या आप लाइफ टाइम ही जेले में रहेंगे। बताइए भैया क्या होगा अगर पहली बारी पकड़े जाओगे तो? भाई आप मत कर देना, ठीक है। आप ऐसा गलती मत करना, नहीं तो पकड़े जाओगे ना भैया, जेल हो जाएगी। अभी आपको एग्जाम भी देने जाना है, ठीक है। खैर आप तो पढ़े लिखे आदमी हो यार, ये सब पे तो कम भरोसा करते होगे। बोलो बोलो। चलो तो यहाँ है अप टू, अगर ऑप्शन के हिसाब से जाया जाए तो ये है कि अप टू 6 मंथ ऑफ जेल, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट इसको बढ़ा के कभी कभी ना 1 ईयर तक कर सकते हैं, 1 ईयर तक हो जाता है, इसको बढ़ के कभी कभी 1 ईयर तक हो जाता है। लेकिन आप मेनली याद रखना कि अगर पहली बार अगर कोई ऐसा गलती करता है कि ऐसा दावा करता है कि नहीं मैं इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ, ऐसा है वैसा है, ठीक है। अगर इस चीज़ में, इस जुर्म में कोई पकड़ा जाता है, जुर्म में बस इतना है क्या है कि अगर इसमें कोई पकड़ा जाता है तो इसको 6 मंथ तक की जेल हो सकती है, ठीक है। चलिए भैया आगे चलते हैं। हाँ तो भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एनडीपीएस एक्ट स्टैंड फॉर, कुछ देर पहले ही अभी बताया है, ये तो सॉल्व कर लोगे। नेशनल ड्रग सब्सटेंस, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, न्यू ड्रग स्कीम, नेचुरल ड्रग पॉलिसी। चलिए बताइए भैया क्या होगा। अभी 2 3 4 क्वेश्चन पहले ही बताया मैंने, इसका तो मैंने लिख के बताया, इसको तो सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो यार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस।
एनडीपीएस एक्ट उसी के लिए होता है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अरे हाँ, और इसमें ये भी बता दो कब आया था, कब एक्ट, ये वाला एक्ट लागू हुआ था। तो जो एनडीपीएस एक्ट है वो लागू हुआ था 1985 में, 1985 में। ठीक है, तो याद रख लेना 1985 में एनडीपीएस एक्ट लागू हुआ था। चलो भैया आगे बढ़ो। हाँ तो भैया क्या कह रहे हैं ये, कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी इज परमिटेड ओनली बाई, जो कल्टीवेशन ओपियम, जो ओपियम की खेती करवाती है सरकार, वो कौन सी सरकार अलॉट करती है, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या लोकल फार्मर के द्वारा होता है, या पीसीआई के द्वारा होता है, कौन परमिट करता है इसको। मुन्ना भैया भी लेने गए थे पोस्ता की खेती करने के लिए। अरे वही मिर्जापुर वाले भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया को तो मिला नहीं, मुन्ना भैया कुछ देर तक किए, वो भी भाई बेचारे खराब हो गए, मार दिए गए। चलो 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 बताओ। तो जो कल्टीवेशन ऑफ ओपियम प्लांट होता है ना, इसको परमिट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस से मिलती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ो। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कंजप्शन ऑफ हीरोइन इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ एनडीपीएस। तो ये कह रहा है कि जो हीरोइन जो वो लेते, जो भी लोग हीरोइन लेते हैं वो पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, और ये एनडीपीएस के किस सेक्शन में आता है। एनडीपीएस मतलब बताओ यार, अभी तो लास्ट क्वेश्चन किए, बताओ जल्दी। एनडीपीएस का मतलब होता है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। ठीक है, तो बताओ कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 10, सेक्शन 27, सेक्शन 42, सेक्शन 18। तो अगर हीरोइन आप ले रहे हो एक पनिशेबल ऑफेंस है, तो ये नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के सेक्शन नंबर 27 में आता है। ठीक है, तो हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट, सेक्शन 27। ओके, चलिए भैया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी करो भाई, अभी बहुत सारे हैं। चलो, हाँ भाई 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉपी स्ट्रा मीन्स ऑल पार्ट ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट एक्सेप्ट। जो पॉपी स्ट्रॉ होता है वो ऑल पार्ट ऑफ प्लांट होता है, ओपियम पॉपी का प्लांट होता है, लेकिन कोई भी एक चीज छोड़ के, कौन सा, लीफ, सीड, रूट, फ्लावर, बताओ कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि पोपियम स्ट्रा के पार्ट में नहीं आता। बोलो भाई। सो जो आपका लीव्स है, रूट है एंड फ्लावर है, ये आते हैं पॉपी स्ट्रॉ में, पॉपी स्ट्रॉ में। ठीक है, लेकिन ये जो सीड होता है वो नहीं आता, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीड इज ए नॉट पार्ट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ भाई क्या पूछा है, इन अप्रैल 2026 एनपीपीए अलाउड ए प्राइस इंक्रीज फॉर शेड्यूल्ड ड्रग बाय, ये तो अभी हमने किया था ना, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, चलो 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 चलो, ये मेनली इंक्रीज हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, अभी तो किया था पीछे आपने, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए का मतलब है, तो यार फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी तो किया था कुछ देर पहले 0.649%। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द टीपीसीओ इज इशूड अंडर विच एक्ट, द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज इशूड अंडर विच एक्ट। ठीक है, चलिए बताइए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955, फार्मेसी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। देखिए तो
ये जो आपका है ड्रग कंट्रोल ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये आया इसेंशियल, ये इशू हुआ अंडर द एक्ट ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, बट ये एक्ट लागू हुआ 1995 में। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर डायरेक्ट आपको पूछ दिया कि जो भी ये है डीपीसीयू है एक्ट है वो कब लागू हुआ, बताना पड़ेगा 1995। ठीक है, तो अभी अगर आप इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि डीपीसीयू जो इशू हुआ वो अंडर किस एक्ट के अंडर इशू हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा बी ऑप्शन करेक्ट है, इसेंशियल कमोडिटीज एंड इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ठीक है, चलिए। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूल फॉर द पोसेशन फॉर सेल ऑफ पॉइजन आर मेड बाय, जो भी पॉइजन सेल होंगे वो जो रूल होगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस। चलिए भैया बताइए। तो जो रूल होंगे पॉइजन्स के लिए, पॉइजन्स के सेल्स के लिए जो भी रूल होंगे वो बनाए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 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 भाई, जल्दी जल्दी करते चलो। हाँ भाई 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 डील विद द कलेक्शन ऑफ, जो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है 1955 का, वो क्या बताता है, किस चीज़ के कलेक्शन के लिए बताता है, किस चीज़ के कलेक्शन के लिए लाया गया था, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी। चलो भाई बताओ। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट ये आया था आपका 1955 में, और एक होता है मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, ये आया था 1971 में। मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट मेनली फॉर होता है कि जैसे कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, अगर उसका एबॉर्शन करवाना होता है तो उसके लिए ये मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट आया था, जो कि 1971 में आया था। तो मेनली इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है कि क्यों आपको एबॉर्शन कराना है, प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो बस आप इतना याद रख लो कि मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट आया कब था। ठीक है, तो अभी चलो इसको बताओ, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 क्या बताता है, किसके कलेक्शन के लिए बताता है, तो मेनली ये जो है एक्साइज ड्यूटी के लिए बताता है। ठीक है, ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्म एक्साइज ड्यूटी ऑन द प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल एंड नार्कोटिक्स, जो भी प्रिपरेशन अल्कोहल और नार्कोटिक्स, जो भी प्रिपरेशन में अल्कोहल और नार्कोटिक्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म एक्साइज ड्यूटी को इंश्योर करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो भैया बढ़ जाए आगे, बोलो भाई। चलते हैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे करने, जल्दी जल्दी। ठीक है, हाँ भाई 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लाइसेंस टू सेल बाय होलसेल फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 इज इशूड इन विच फॉर्म। कह रहा है कि अगर कोई भी फार्मासिस्ट है या कोई भी है जो होलसेल ड्रग को सेल करना चाहता है, उसके लिए अगर लाइसेंस लेना है, होलसेल ड्रग को सेल करने के लिए जो भी लाइसेंस लेना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म लगेगा, जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल सी एंड C1 के लिए। तो फॉर्म 20, फॉर्म 21B, फॉर्म 21, फॉर्म 23। चलिए भैया बताइए, कह रहे थे ना अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं फॉर्म से, आ गए ना क्वेश्चन, चलो भाई अब सॉल्व करो। तो मेनली ये जो फॉर्म 20 होते हैं, ठीक है, फॉर्म 20 होते हैं, अगर कोई भी फार्मासिस्ट अगर रिटेल फार्मेसी खोलना चाहता है, रिटेल फार्मेसी खोलना चाहता है जो कि स्पेसिफाइड फॉर शेड्यूल सी एंड C1, तो उसके लिए हमको फॉर्म बी लगेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर रिटेल। और फॉर्म 21B आता है, फॉर्म 21B आता है कि जो कोई भी अगर होलसेल ड्रग को सेल करना चाहता है बट अदर देन शेड्यूल सी एंड C1, तो उसके लिए फॉर्म 21B लगेंगे।
बी इक्वल टू बायोलॉजिकल, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर्म 21, ठीक है। कोई भी ड्रग अगर होलसेल सेल करना है जो कि इंक्लूडेड है, स्पेसिफाइड है इन शेड्यूल सी एंड C1 में, सो उसके लिए फॉर्म 21 लगेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है भैया। चले आगे, आ गया समझ में। अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो ना तो ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल देना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, शेड्यूल एस रिफर टू स्टैंडर्ड फॉर। जो शेड्यूल एस है वो क्या बताता है? डिसइंफेक्टेंट, कॉस्मेटिक, सेरा, वैक्सीन। चलो बताओ भैया, शेड्यूल एस में क्या आता है इनमें से? अभी तो पीछे ही किया था इसको, रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो। जो शेड्यूल एस है उसमें कॉस्मेटिक आता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते भैया। हाँ भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था? चलो बताओ, फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था? 1948, 1995, 2002, 1930। बोलो भाई, कब आया था? जो तो तुम्हारा फैक्ट्रीज एक्ट है वो आया था 1948 में, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो 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 बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई 39 नंबर का क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी प्रेमिसेस। नई फार्मेसी खोलने के लिए जो भी प्रेमिसेस चाहिए वो कौन से शेड्यूल में आते हैं? शेड्यूल एम, शेड्यूल एन, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एच। चलो भाई, अगर ये नहीं बता पाए तो भाई तुम्हारा फार्मासिस्ट होना बेकार है, ये तो तुमको बताना पड़ेगा। चलो 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 जल्दी जल्दी अपने अपने आंसर बताओ, बोलो क्या होंगे? तो नए फार्मेसी खोलने के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी प्रेमिसेस होंगे वो आएंगे शेड्यूल एन में, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे। तो भाई क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्लिनिकल ट्रायल आर रेगुलेटेड अंडर। जो क्लिनिकल ट्रायल होता है वो किस शेड्यूल के अंदर आता है? शेड्यूल एम, शेड्यूल वाई, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एच। अभी मैं पीछे ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था तो उसमें मैंने ये क्लिनिकल ट्रायल्स को लेके बताया था, ठीक है। तो आपको याद होगा तो आप कर पाओगे। तो अगर आप एमसीक्यू ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको आदत लगती जाएगी, तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो बताओ भैया जल्दी, क्लिनिकल ट्रायल कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? शेड्यूल जो एम होता है मेनली जीएमपी के लिए होता है, शेड्यूल एच जो होता है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए होता है, और शेड्यूल एक्स जो होता है नारकोटिक के लिए होता है। जो क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं वो मेनली अंडर शेड्यूल वाई आते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चले भैया आगे, चलिए। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच शेड्यूल कंटेन प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग। कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं बस? शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स, बोथ बी एंड सी। चलो 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 भाई बताओ क्या सही है। मैंने बताया था अभी, शेड्यूल एच को याद रखने के लिए आप थोड़ा वर्ड सही नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं, हरामी। हरामी हरामी का मतलब कि इसके लिए तो भाई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और शेड्यूल एक्स में भी प्रिस्क्रिप्शन की जो, क्योंकि ये इसमें साइकोट्रॉपिक ड्रग आते हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और नार्कोटिक ड्रग आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। तो ईयर दोनों बी और सी ऑप्शन दोनों सही है, तो ईयर ऑप्शन चला जाएगा डी, बी, बोथ बी एंड सी करेक्ट, ठीक है। तो ईयर डी ऑप्शन करेक्ट है, ओके भैया। चले आगे, चलो चलो भाई क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट फार्मेसी काउंसिल। कितने मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट फार्मेसी काउंसिल में?
5 मेंबर, 6 मेंबर, 3 मेंबर, 8 मेंबर। चलिए बताइए भैया, बोलो भाई कितने होंगे? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 5 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ वन इज करेक्ट, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। याद रख लो भाई, याद रखने वाला ही है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, फिर से शेड्यूल से आ गया क्वेश्चन। यहाँ मेनली आपके सारे शेड्यूल रिवाइज हो गए हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं, अगर आपको भी थोड़ा थोड़ा भी याद हो गया अगर, लेकिन आप अगर क्वेश्चन कहीं भी देखेंगे तो आप सॉल्व कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ सारे शेड्यूल रिवाइज करवा दिए हैं, मेनली जितने भी एक्ट है रिवाइज करवा दिए हैं, फॉर्म कुछ रिवाइज करवाए हैं, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे। चलो बताओ बताओ, ये बताओ क्वेश्चन, शेड्यूल वाई रिफर टू डिसइंफेक्टेंट, कॉस्मेटिक, रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन। तो इस एक ही वीडियो में आपके सारे जूरिस्प्रूडेंस के सिलेबस कवर हो गए हैं। तो अब अगर ये देख के जा रहे हो तो मेनली एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो बताओ कौन सा सही होगा। तो जो शेड्यूल यू है वो बताता है रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जो रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो आते हैं अंडर शेड्यूल यू, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेड्यूल वी डील विद द स्टैंडर्ड पार्ट। शेड्यूल वी के अंदर क्या आते हैं, वैक्सीन, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, वेटनरी ऑयल। चलिए भाई बताइए जल्दी। ये जो वैक्सीन एंड सेरा होते हैं ये तो शेड्यूल एफ में आते हैं, ठीक है। तो अब वी से याद रखिए, शेड्यूल वी, वी से आप याद रखिए वीआईपी, वीआईपी मतलब पेटेंट, पेटेंट मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो शेड्यूल वी के जो अंदर आते हैं वो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन होते हैं, ठीक है। हो गया, याद हो जाएगा इसे, बोलिए भैया, याद हो जाएगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेड्यूल क्यू डील्स विथ, जो शेड्यूल की है क्यू है उसके अंदर, शेड्यूल क्यू के अंदर क्या आता है, कोल टार कलर, कॉन्डम, पॉइजन, इक्विपमेंट। चलिए, ये जो आपका पॉइजन आता है वो शेड्यूल ई में आता है, जो कॉन्डम आता है वो आता है शेड्यूल आर में, ठीक है। तो फॉर शेड्यूल की के लिए, क्यू के लिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोल टार कलर। सो आप क्यू से याद रख सकते हो कलर, ठीक है, क्यू से कलर, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इज, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन देता है, किसके द्वारा दिया जाता है, स्टेट कंट्रोलर के दिया जाता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। बताइए, बोलो भैया किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये जो होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर वैक्सीन के लिए, ये मेनली सेंट्रल अथॉरिटी से मिलता है, ठीक है। तो इसको देती है ये CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। याद हो जाएगा, याद रख लो भाई, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लोगे तो आपके लिए अच्छी बात होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई,
ये तो फिर से क्वेश्चन आ गया, ये तो रिपीटेड वन हो गया। मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड वन जानबूझ के डालता हूँ ताकि आप लोग को ध्यान पे चढ़ रहा है कि नहीं, जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है वो फिर से याद हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बता दो इसका आंसर, तो मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बता दोगे आप लोग तो। ठीक है, चलो बताओ। पॉइजन एक्ट वाज पास दिन, जो पॉइजन एक्ट आया था वो कब आया था? 1975 में, 1980 में, 1938 में, 1919 में? चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी बोलो भैया, बोल दो जल्दी जल्दी। सही, ठीक है, 1919 में है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हो गया। हाँ तो भैया यहाँ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। ठीक है, तो हमने क्या है कि जूरिस्प्रूडेंस के सारे सिलेबस को कवर किया, हर जगह से क्वेश्चन बनाया, जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है उधर से क्वेश्चन बनाया। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आई होप आपको समझ आया होगा, और जो चीज़ें नहीं हैं आप उसको सीखिए। ठीक है, और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि जो है मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे ना, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, उतने ही क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब बार बार थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, थ्योरी पढ़ो आप, लेकिन थोड़ा थ्योरी पढ़ के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए एग्जाम के लिए बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ जूरिस्प्रूडेंस के मेनली 48-49 क्वेश्चन अभी सॉल्व हो चुके हैं, मीन्स हो गए हैं। तो हमने ये प्लान बनाया था कि जो भी जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन होंगे वो मेनली एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने सारा सिलेबस ही कवर कर दिया है, तो आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने, जूरिस्प्रूडेंस के लिए कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, जितने क्वेश्चन आने वाले हैं हमने यहीं से जितने भी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारा चीज़ ले लिया है, सारा ही टॉपिक ले लिया है। ठीक है, तो ठीक है, बस इतना ही। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। होप सो आपका सिलेक्शन हो जाए इस फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अलविदा।